हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग होती है माया से। माया घर जा रही थी, लेकिन वो मानी से रिक्वेस्ट करती है कि वो वी से बात करना चाह रही है। मानी कहती है कि उसके पास टाइम कम है, वो जल्दी से बात करके वापस आ जाए। माया वी से बात करते हुए काफ़ी खुश थी। वो उसे थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। साथ में वो उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, क्योंकि माया कुछ टाइम के लिए अपनी शूटिंग के रिलेटेड आउट ऑफ सिटी जाने वाली थी और माया चाहती थी कि वी भी उसके साथ आउट ऑफ सिटी जाए, लेकिन वी साफ मना कर देता है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। जहाँ माया खुश थी अभी तक, तो वहीं वी की बातें सुनकर अपसेट हो जाती है। आगे दिखाया जाता है ईट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में और परेशान बैठा हुआ था। कौन आती है, क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। जिस पर ईट कहता है, इस वजह से क्योंकि माया ने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब तुम ही बताओ मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। तब यहाँ पर कौन उसे सजेस्ट करती है, अगर मैं कुछ आइडिया दूँ। इस पर ईट कहता है, नहीं रहने दो, मेरे पास माइंड है, मैं खुद से ही माया को कन्विंस कर लूँगा। जिस पर खोन कहती है, तो भी ठीक है, आई थिंक मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। खोन वहाँ से जाने लगती है। ईट उससे रोकते हुए कहता है, एक मिनट, क्या तुम सच में मेरा और माया का पैचअप करा सकती हो? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। खोन कहती है, ज़रा प्यार से और रिक्वेस्ट करके बोलो। ईट वैसे ही करता है। इधर माया अपनी नेक्स्ट शूटिंग की प्रैक्टिस करते हुए वी को आई हेट यू कहकर चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर खोन आ जाती है, जो माया से पूछती है कि क्या बात है, वो इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है। माया बताती है, एक्चुअली मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, जो कि मेरी कल शूटिंग है। वैसे बाय द वे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? खोन माया से कहती है, एक्चुअली तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और साथ ही वो कुछ कहना चाह रही थी। जिस पर माया कहती है, एक मिनट, तुम कहीं ईट के बारे में तो बात नहीं करना चाहती हो? देखो, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। अगर ये गिफ्ट उसकी तरफ से है तो आई एम सॉरी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। मैं उसे रोक रही थी, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। तब यहाँ पर खोन माया को समझाती है कि उसे एक बार ईट को माफ़ कर देना चाहिए, और साथ ही वो ईट को भी लेकर आती है, क्योंकि ईट साइड में छुपा हुआ था। ईट काफ़ी हेजिटेशन में माया से कहता है, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ना, नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी गलती नहीं होगी। जिस पर माया कहती है, तुम हमेशा अपनी प्रॉमिस को तोड़ते हो, मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूँ। खैर, यहाँ पर ईट सॉरी बोलता है। माया उससे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती थी, इसी वजह से उसके गाल और कान खींचते हुए कहती है, चलो तुम्हें माफ़ किया। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों काफ़ी इंजॉयमेंट भी कर रहे होते हैं। तो वहीं अपोजिट में खोन अपसेट हो जाती है। खोन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में अभी उसे आइडिया नहीं है। डैड की कंडीशन ख़राब होने के बाद भी वो रेस्टोरेंट को रिलेटेड कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे, जहां बाय मिस्टेक ईट की ही बाइक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ईट खोन के डैड को नहीं पहचान पाता है एंड उनसे कहता है, इतनी ज़्यादा पी क्यों लेते हो जब रास्ते पे चला नहीं जाता है? पीने के बाद घर पे आराम से सोया करो। अभी कुछ हो जाता तो खामखा मैं फंसता और मेरी इंसल्ट होती। ज़रा संभाल के और देख कर चलो, और अगर पीना रहे तो घर पर पियो कहकर वहाँ से चला जाता है। डैड कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये वही बाइकर वाला बॉय है? लेकिन अभी इनको क्लियर नहीं था। चिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है ईट को देख करके। ईट खोन से कहता है कि तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हमें माया के पास जाना है। खोन मना कर देती है, तो वहीं पर चिन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है मानो वो हवाओं में उड़ रहा है। वो कहता है, एक मिनट, मैं फटाफट रेडी होकर आता हूँ, माया के पास जाना ना, माया मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे प्लीज़ साथ लेकर चलो। खोन मना करती है, तुम नहीं जा रहे हो और ना ही मैं जा रही हूँ, क्योंकि डैड नहीं है। चिन कहता है, मैं रेडी होकर के आता हूँ। और इधर खोन जाने का नाम नहीं ले रही थी और ईट उसे मनाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज़ मेरे साथ चलो। जिस पर खोन मना करके रूम में आ जाती है और ईट को ही लेकर के बड़बड़ाई जा रही होती है। पीछे से ईट भी उसके रूम में आ जाता है। सॉरी, तुम्हारी परमिशन नहीं ली मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम माया के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? मैं वहाँ पर जा रहा हूँ एज अ बॉडीगार्ड। मैं वहाँ पर माया की अच्छे से केयरिंग करूँगा। पता नहीं कौन है जो माया को परेशान कर रहा है, कहीं वहाँ पर भी अगर उसे परेशान करना स्टार्ट कर दिया तो। जिस पर खोन मना करती है, तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी। ईट अपसेट होकर के जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से वो खोन को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। मैं तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक तुम मुझे एक स्टूडेंट ही मानती हो। क्या माया तुम्हारे लिए बेस्ट फ्रेंड नहीं है? क्या सच में उसके लिए तुम इतना नहीं कर सकती हो? खैर, यहाँ पर खोन भी ईट की बातों में आ जाती है। ईट खुश होकर के खोन के कपबोर्ड के पास जाता है और फटाफट उसकी सारी ड्रेसेस को निकालने लगता है। इस पर खोन कहती है, ये क्या कर रहे हो? ईट कहता है, तुम्हारी पैकिंग करवाने में हेल्प कर रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। सुना है लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती हैं और मेरे पास टाइम नहीं है, सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूँ। खोन मना करती है। इधर वी को दिखाया जाता है, जो मॉर्निंग वॉक से वापस आ चुका था। आंट यहाँ पर वी से कहती है कि उसे डैड से जा करके एक बार बात करनी चाहिए। वो उस मिशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश था, बट डैड ने उसे उस मिशन को कंप्लीट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट भी हो चुका था।
वी का यहाँ पर कहना था कि मैं डैड का रियल सन नहीं हूँ, शायद इसी वजह से उन्हें मुझसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं है, जिस पर आंट वी की ऐसी थिंकिंग पर उसे मना करती हैं। ऐसे क्यों सोच रहे हो? ऐसा नहीं है, तुम कहीं और से नहीं आए हो, तुम तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो। वो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें खोने से डरते हैं, बस इसी वजह से तुम्हारे लिए ये डिसीज़न लिया। बाकी अदरवाइज़ वो भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम। एक खोन से कहता है ये हेलमेट पहनो और फटाफट चलो, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं फ़्लाइट मिस कर दूँ। जिस पर खोन कहती है आई थिंक मैं कुछ भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इट कहता है ओके एक काम करो, चलो फटाफट चलते हैं, रास्ते में सोच लेना क्या तुम भूल रही हो। खोन कहती है मुझे याद आ गया। इट नहीं रुकता है और स्पीड के साथ वहाँ से निकल जाता है और पीछे चिन आता है। चिन कहता है ओह शिट, मैं थोड़ा सा लेट हो गया है, 1 मिनट मुझे भी साथ में लेकर चलो, मैं यहाँ पर छूट रहा हूँ। मेरी माया, मैं उससे कैसे मिलूँगा? डैड भी उस वक्त वहीं पर आ जाते हैं। चिन से पूछते हैं कि यहाँ पर कौन आया था। चिन बताता है अभी अभी आपकी बेटी एक यंग बॉय के साथ गई है। आंट के समझाने की वजह से वी काफ़ी हिम्मत बना करके डैड के पास आता है एंड देन सॉरी बोलता है। डैड आई एम सॉरी, मैं आज से अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को डिफरेंट रखूँगा, प्लीज़ मुझे भी इन्वॉल्व कर लो इस केस में, मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना कि मेरे डैड को किसने मारा। आंट भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगती हैं और आंट एक लेटर लेकर के आती हैं जो कि ईट की तरफ से था। ईट बताता है कि वो कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ सिटी गया है। डैड वी की सॉरी को एक्सेप्ट करते हैं और बताते हैं मैंने इस वजह से तुम्हें इस केस से बाहर निकाला क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। खैर यहाँ पर डैड वी को कहते हैं कि माया जहाँ पर शूटिंग के लिए गई है, आई थिंक वहाँ पर ड्रग्स डीलिंग का काम होने वाला है और तुम्हें माया के बॉडीगार्ड के तौर पे हायर किया जा रहा है, तो तुम माया की केयरिंग करना एंड ईट भी वहीं पर ही है, तो तुम उसका भी ख्याल रखना। जिस पर भी रेडी हो जाता है। ईट और खोन फाइनली माया के घर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर खोन को मालूम पड़ता है ईट के थ्रू कि ईट प्लानिंग कर रहा है माया को प्रपोज करने के लिए। ये बात सुनते ही खोन अपसेट हो जाती है। ओ अच्छा ऐसी बात थी, तो तुम मुझे क्यों लेकर आए हो? मुझे लाना क्या ज़रूरी था? जिस पर ईट कहता है हाँ क्योंकि तुम मेरी हेल्प करोगी ना, वैसे भी तुमने लास्ट टाइम माया को मनाने में मेरी कितनी बड़ी हेल्प की, तो उसे प्रपोज करने में भी प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर देना। किसी बात को लेकर के ईट काफ़ी मुस्कुराए जा रहा होता है। खोन रीज़न पूछती है। ईट बताता है उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा जब वी देखेगा कि माया मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुकी है और वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना। माया उन दोनों को देख करके काफ़ी खुश हो जाती है। ईट को लगता है कि माया उसके पास आ रही है, लेकिन उसके सामने से होते हुए वो खोन के पास चली जाती है। ईट अपसेट हो जाता है, मुझे लगा कि माया मेरे पास आ रही है। मानी खोन और ईट को देखती है, माया से पूछती है ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर माया बताती है ये दोनों भी हमारे साथ चलने वाले हैं। मानी यहाँ पर ईट को ले जाने के लिए रेडी थी, लेकिन खोन को ले जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इस लड़की को मैं बिल्कुल भी नहीं ले जा सकती हूँ, ये हमारे वहाँ पर क्या काम आएगी। तभी मानी खोन को कहती है 1 मिनट तुम हमारे साथ जा सकती हो, लेकिन तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। खोन को यहाँ पर माया का पूरा लगेज उठाना पड़ता है। खोन माया का लगेज कार में रख रही थी। ईट आता है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इस पर खोन कहती है क्या इसी वजह से तुम मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर आए हो? मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे ये भी करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है, तुम हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में मुझे फंसा देते हो, आज की नई बात नहीं है, ये पुरानी बात हो चुकी है। खोन जब टर्न होती है तो ईट वहीं पर था, लेकिन वो माया के ही ख्यालों में खोया हुआ था और स्माइल कर रहा था। खोन उससे पूछती है कि वो किसके ख्यालों में खोया हुआ है, जिस पर ईट स्माइल करते हुए कहता है बस वो सीन याद करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा हूँ जब मैं माया को प्रपोज करूँगा। डैड की कॉल आने पर खोन हड़बड़ा जाती है। ओह शिट डैड। जिस पर चिन कहता है डैड नहीं, डैड का सन बोल रहा हूँ, वापस आओ और मुझे लेकर चलो मेरी माया की शूटिंग पर। डैड कहते हैं लाओ फ़ोन मुझे दो, हमेशा बकवास भरी बातें ही करते हो। खोन से पूछते डैड कि वो किसके साथ गई है, जिस पर खोन बता देती है कि वो आना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो फ्रेंडशिप की वजह से यहाँ पर आई हुई है और उसे कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे घर वापस आने पर। खोन के डैड के लाइफ में फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसी वजह से वो मान जाते हैं। चिन भी वहीं पर था। सारी बातें सुनने के बाद वो डैड से कहता है डैड बात मेरी होती है कहीं जाने की तो आप बिल्कुल भी मुझे परमिशन नहीं देते, और खोन को यहाँ पर आपने परमिशन दे दिया है, वो भी आप जानते हैं कि वो किसी यंग बॉय के साथ गई हुई है। क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया तो? जिस पर डैड कहते हैं मुझे खोन पर पूरा ट्रस्ट है, वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेगी। जिस पर चिन कहते हैं फिर मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं है? डैड कहते हैं इस वजह से क्योंकि अभी तुम छोटे हो। सारे लोग ओजी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद ओजी भी वहाँ पर आ जाता है। ओजी मानी से कहते हैं कि उसकी वैनिटी वैन कहाँ पर है, जिस पर मानी कहती है कि तुम्हारे लिए वैनिटी वैन नहीं आई है, सभी को इसी कार में जाना पड़ेगा। जिस पर ओजी मना कर देता है मैं वो भी इस कार में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, और बाय द वे ये दोनों भी क्या हमारे साथ जाएंगे?
ऐसे लोगों के साथ तो मैं बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं करने वाला हूँ। बेटर यही रहेगा कि मैं अपने होटल की कार से चला जाऊँ। होटल की कार वहाँ से जा चुकी थी, जिसे देख करके एडी स्माइल करता है और टीज करते हुए ओजी से कहता है, ओहो तुम्हारी होटल की कार तो जा चुकी है। तो सुपरस्टार अब तुम ये बताओ कि तुम कैसे जाओगे। वैसे बाय द वे एक बात बता दूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। हमारे पास तो ऑलरेडी कार है, हम लोग जा रहे हैं, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें वहाँ पर कैसे आना है। जिस पर रोजी कहता है, एक मिनट मेरी पूरी बात तो सुनो। फर्स्ट मैं जाऊँगा और विंडो वाली सीट मेरी रहेगी, एंड देन उसके बाद जिसको भी बैठना रहेगा वो बैठ जाएगा। इट उसे टीज करते हुए कहता है, ओ सुपरस्टार क्या सच में तुम हमारे साथ जाओगे, वो भी इस गाड़ी में, तुम्हारी वो फेवरेट वाली होटल वाली कार में नहीं जाओगे। जिस पर सारे लोग स्माइल करने लगते हैं। मानी खोन से कहती है, एक मिनट तुम स्माइल क्यों कर रही हो, जाओ जल्दी से ओजी का सारा लगेज लेकर आओ, जल्दी से जाना है ना। और बेचारी खोन को सभी का लगेज उठाना पड़ता है, जबकि माया मना करती है कि मानी इस तरह से खोन के साथ ट्रीट ना करे। मानी उसकी एक नहीं सुनती है। इधर लेग को भी मालूम पड़ जाता है, जब वो माया के घर की इंक्वायरी कर रहा था कि माया कहाँ पर है, तब उसे मालूम पड़ता है कि माया शूटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी गई हुई है। रास्ते में कोई उनकी कार को फॉलो करता है, जिस पर सब लोग डर जाते हैं, कहीं ये वही बंदा तो नहीं है जो माया को परेशान करता है। आगे चल करके वो कार उन लोगों की गाड़ी को ओवरटेक कर लेती है और उसमें से निकलता है वी, जिसे देख करके माया खुश हो जाती है। वी से रीजन पूछा जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, बिकॉज सब लोग डर चुके थे। जिस पर वी बताता है कि वो माया के घर पर गया हुआ था, लेकिन वहाँ पर उसे मालूम पड़ा कि सब लोग निकल पड़े हैं, बस इसी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। यहाँ पर मानी को मालूम पड़ता है कि वी को एज अ बॉडीगार्ड माया के लिए हायर किया गया है। इट चिढ़ जाता है, माया के बॉडीगार्ड के लिए मैं हूँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन मानी कहती है, नहीं नहीं, माया के बॉडीगार्ड के लिए वी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, वो उसकी अच्छी सी केयरिंग कर लेगा, मैंने उसकी स्किल्स को देखा है, वो बहुत ही ज़्यादा गुड है। तो एक काम करो, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। जिस पर इट कहता है, नहीं यह हमारे साथ नहीं जाएगा। मानी कहती है, फिर तुम भी नहीं जाओगे। जिस पर इट कहता है, नहीं मैं माया के साथ जाऊँगा। वी इट से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, साइड हटोगे, माया इंतज़ार करिए, मुझे अंदर जाना है, उसका बॉडीगार्ड हूँ। जिस पर इट चिढ़ते हुए वी से कहता है, मेरी नज़र रहेगी तुम पर 24 आवर्स, याद रखना।